है, तो कहाँ पर थे हम? मेनोलाइल कोएंजाइम ए से जब मेनोलाइल को ग्रुप ट्रांसफर होगा एसीपी डोमेन में, तो यह भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। और इसमें किस डोमेन की एक्टिविटी रिक्वायर्ड है? मैट डोमेन की। सिमिलरली एसिटाइल कोएंजाइम में से एसिटाइल ग्रुप जब ट्रांसफर होगा थायोल ग्रुप केएस डोमेन में, वहां पर भी एक्टिविटी रिक्वायर्ड है मैट डोमेन की। तो चार्जिंग के लिए मैट डोमेन की एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस इज that acetyl group from the acetyl coenzyme A is transferred to the ACP. This is not shown in this picture. थोड़ा और डिटेल में मैं बता रहा हूँ कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से एसिटाइल ग्रुप जो है वो जाता है एसीपी डोमेन पर के थायोल ग्रुप पर सबसे पहले, और उसके बाद एसीपी डोमेन के थायोल ग्रुप फिर रिलीज हो गया और वो ट्रांसफर कर देता है केएस डोमेन के थायोल ग्रुप, कंडेंस कर दिया। ठीक है, इसमें भी मैट एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। तो नाउ ये दोनों जो स्टेप है उसका जो कंबाइंड रिजल्ट हुआ वो ये शो कर रहा है कि एसिटाइल ग्रुप जो है अब आ गया है केएस डोमेन पर। लेकिन ये एसिटाइल ग्रुप पहले गया था एसीपी डोमेन में के थायोल ग्रुप पर, फिर ये थायोल एसीपी ग्रुप का थायोल ग्रुप इसको केएस डोमेन के थायोल ग्रुप पर भेज दिया। ठीक है, और उसके बाद थायोल ग्रुप तो बचा नहीं, ये थायोइस्टर हो जाता है। थायोल ग्रुप जब वो फ्री है तब, और उसके बाद कंडेंसेशन होने के बाद थायोइस्टर बना। अब क्या हुआ? एसीपी डोमेन फिर फ्री हो गया एंड केएस डोमेन इज चार्ज विद द एसिटाइल ग्रुप। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, नाउ again MAT will what again the function of MAT will appear in this menoyl coenzyme A will condense with the thiol group present in the ACP। पहले वाला ये करके फिर फ्री हो गया, इसको जोड़ दिया ताकि फिर ये थायोल ग्रुप फ्री हो गया, और ये फ्री हुआ। उसके बाद मेलानोइल कोएंजाइम ए जो है वो कंडेंस किया इस थायोल ग्रुप से, फिर कोएंजाइम ए रिलीज हो गया। नाउ दिस एसीपी का जो थायोल ग्रुप है वह अब स्टीरिफाइड हो गया है विथ मेलानोइल कोएंजाइम ए। नाउ एट दिस stage both the thiol groups are charged with their respective acyl groups। अब यहाँ पर एसाइल रिस्पेक्टिव एसाइल ग्रुप्स बोल रहे हैं, यानी दो, एक में 2 कार्बन है, एक में 3 कार्बन है। ठीक, 3 कार्बन किस पर है? एसीपी ग्रुप के थायोल, एसीपी ग्रुप के जो चार्ज हुआ इन दैट एसाइल ग्रुप। अभी ये मेनोलाइल ग्रुप है। ठीक है, दिस एसाइल ग्रुप इज मेनोलाइल नाउ एंड दिस एसाइल ग्रुप इज एसिटाइल नाउ। करेक्ट? आगे चले। यस सर। फिर से समराइज कर देते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना कि पहले जो है फर्स्ट द एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ट्रांसफर्ड टू एसीपी। ये जो है ये इस फिगर में नहीं दिखा, ओमिट कर दिया एक स्टेप। एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल, ये एसिटाइल ग्रुप हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए का। कोएंजाइम तो ये है ना विथ इट्स सल्फर, और ये हो गया एसिटाइल ग्रुप। दिस एसिटाइल ग्रुप इज ट्रांसफर टू एटीपी एसीपी फर्स्ट, और यह रिएक्शन जो है कैटालाइज किया जा रहा है इस एंजाइम के द्वारा, मेलोनिल एसिटाइल कोएंजाइम एसीपी ट्रांसफेरेज या मैट डोमेन, मैट डोमेन ऑफ दिस मल्टीफंक्शनल पॉलीपेप्टाइड। मल्टीफंक्शनल पॉलीपेप्टाइड, तो आप प्रोटीन स्ट्रक्चर के हिसाब से सोच लो ये कैसा हो गया? मल्टीफंक्शनल पॉलीपेप्टाइड है
ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो कर रहा है और हर डोमेन हर पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। तो क्या हो गया, ये ओलिगोमेरिक पॉलीपेप्टाइड ओलिगोमेरिक हो गया प्रोटीन, एंड दिस इज showing quaternary level of the protein structure having many multifunctional domains, and those functional domains are enzymatic in action. ओके, आगे चलें। ओके, क्या बताया पहले जो है एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल को एंजाइम में से निकल के कहाँ ज्वाइन किया, एसीपी डोमेन के थायोल ग्रुप के साथ, और उस ज्वाइन करने के बाद वो थायोस्टर बन गया। ओके और फिर उसके बाद क्या होता है, एसिटाइल, दैट एसिटाइल ग्रुप विल बी ट्रांसफर्ड टू द सिस्टीन thiol group of this beta ketoacyl ACP synthase, beta ketoacyl ACP synthase KS डोमेन का। ठीक है, यहाँ पर KS डोमेन की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक्टिविटी है मैट डोमेन की। KS डोमेन की एक्टिविटी इसके चार्ज होने के बाद शुरू होगी। ओके, तो इस KS डोमेन में पहले चार्ज हो गया कौन, एसिटाइल ग्रुप। किसका, एसिटाइल ग्रुप किससे आया, एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल कोएंजाइम ए से आया। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का एसिटाइल ग्रुप पहले गया एसीपी पर, फिर एसीपी उसको ट्रांसफर कर दिया केएस डोमेन में, यानी इस एंजाइम के सिस्टीन रेसिड्यू के थायल ग्रुप पर उसको ट्रांसफर कर दिया। ओके समझ में आया इतना बच्चों, ये हो गया फर्स्ट चार्जिंग। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अब सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड चार्जिंग जो है वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है फिर, क्योंकि ये ट्रांसफर कर देने के बाद थायोल ग्रुप एसीपी वाला फ्री हो गया, यही रिसीव करता है सारे एसाइल ग्रुप्स को, एसीपी वाला एसीपी डोमेन ही रिसीव कर रहा है, स्वागत कर रहा है आओ। और उस पहले तो स्वागत किया किसका, एसिटाइल ग्रुप का, एसिटाइल कोएंजाइम जो भी फर्स्ट चार्जिंग बताया, स्वागत करके उसको फिर लगा दिया वो केएस डोमेन के थायोल ग्रुप पर। ठीक, उसके बाद फिर से इसने रिसीव किया, इस बार रिसीव किया सेकेंड टाइम में इसने मेलोनिल कोएंजाइम ए से मेलोनिल ग्रुप को। ओके और यह रिएक्शन भी इसी एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स के द्वारा परफॉर्म किया गया, जिसका नाम मेलोनिल ऑब्लिक एसिटाइल कोएंजाइम ए एसीपी ट्रांसफेरेज है। ठीक है, अब इसके बाद चार्ज हो गया, ये मेलोनिल ग्रुप जो है यहाँ से निकल के इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी, देखो यहाँ पर रेड है बाकी ब्लैक है, ये काम कर रहा है मैट डोमेन, मैट डोमेन से फिर ये मैट डोमेन की एक्टिविटी की वजह से एसीपी डोमेन अब चार्ज हो गया। अब देखिए एसीपी डोमेन का फ्लेक्सिबल आर्म अब यहाँ पर है, पहले यहाँ था, मूव कर रहा है, यही फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पेंटोथेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड। अब ये चार्ज हो गया दोनों थायोल ग्रुप। ओके, कितना समझ में आया, क्यों चार्जिंग आवश्यकता है, क्योंकि इन दिस चार्ज सिंथेज कॉम्प्लेक्स एसिटाइल एंड मेलोनाइल ग्रुप्स जो है आर एक्टिवेटेड फर्स्ट फॉर द चेन लेंथनिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इसके चार्जिंग के बाद देयर विल बी फर्स्ट 4 स्टेप्स, जिसमें अब दिस विल बी फर्स्ट 4 स्टेप्स। अब यहां पर भी आपके पास यहां पर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन मेलोनॉइल कोएंजाइम का, 2 कार्बन एसिटाइल को मेलोनॉइल ग्रुप का, 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप का। अब ये पांचों कार्बन
जुड़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इस जुड़ने के चक्कर में एक कार्बन निकल जाएगा और उसके बाद फिर 4 कार्बन का लेंथ बचेगा और चारों कार्बन स्केलेटन एक लेंथ में आएंगे और ये फुल्ली सैचुरेट होंगे। इस पूरे और सैचुरेशन होने के लिए क्या जरूरी है? पहले तो कंडेंसेशन हुआ, ठीक है। कंडेंसेशन का भी एक लॉजिक है, क्यों कंडेंसेशन इज रिक्वायर्ड? क्योंकि अब देखिए ये वही CO2 है जो पहले मेलानोइल कोएंजाइम ए के प्रोडक्शन में बाइकार्बोनेट से आया था, ठीक है। आपने देखा है मेलानोइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन? देखो फिगर कहाँ गया? मेलानोइल कोएंजाइम ए के लिए ये प्रोटीन एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स जो है उसमें आपका बाइकार्बोनेट से CO2 जो है कंडेंस हुआ था पहले बायोटीन करियर प्रोटीन के बायोटीन के नाइट्रोजन से, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए में ये CO2 जो है ऐड हो गया था, तो मेलानोइल कोएंजाइम ए बना। CO2 ऐड होने के बाद दिस CO2 इज एक्टिवेट, दिस ग्रुप इज एक्टिवेटेड। ओके, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप फिर CO2 बाद में निकल भी गया, तो क्यों CO2 ऐड हुआ फिर निकला? और इस CO2 के ऐड होने में एक ATP भी खर्च हुआ, ठीक है। ATP देखिए यहाँ पर बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट से CO2 जब बायोटीन आर्म में ऐड हुआ तो उस स्टेप में एक ATP खर्च हुआ। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब 2 कार्बन, क्योंकि ऐड करना है यहाँ पर, टू ऐड 2 acyl groups. Suppose this is one acyl group and this is another acyl group. अगर दोनों को ऐड करेंगे, अगर एक लाइन में एक चेन में आ जाए ये पूरा, इसके लिए दिस इज एन हाईली एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ओके, कार्बन चेन का इलोंगेशन। तो इसके लिए ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, तो इसको कम करने के लिए पहले इसको मेलानोइल ग्रुप बना दिया गया, एक ATP खर्च करके CO2 वहां ऐड हो गया, एक कार्बन लेंथ बना। अब उसके बाद जब नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, दैट कंडेंसेशन रिएक्शन विल इटसेल्फ एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन आगे। इसलिए इसको एक्सर्गोनिक बनाना जरूरी था कंडेंसेशन को, नहीं तो कंडेंसेशन विल बी एंडरगोनिक, सॉरी हम एक्सर्गोनिक बोल दिए थे। Condensation of 2 acyl groups, is highly endergonic. Therefore, one carbon is added here in activated form, and then condensation happens between these 2 acyl groups. Okay, and in this condensation process, one CO2 will be eliminated out. So that becomes an exergonic reaction. So to make it a favorable reaction, first कंडेंसेशन ऑफ क्योंकि इसमें क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। यहाँ भी कंडेंसेशन हो रहा है बट फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन, एंड हियर द कंडेंसेशन इज फॉलोड बाय द कार्बोक्सिलेशन। और कंडेंसेशन फॉलोड बाय कार्बोक्सिलेशन में एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर एनर्जी लग गया, ATP खर्च हो गया। अब in the next step, when malonyl coenzyme malonyl group will condense with the acetyl group, that time decarboxylation will happen and then the condensation will happen. ठीक है, तो decarboxylation से फिर that will become carboxylation एंडरगोनिक था, decarboxylation जो है एक्सर्गोनिक है, तो ओवरऑल रिएक्शन बिकम्स एक्सर्गोनिक। देयरफॉर इसीलिए lipid fatty acid biosynthesis happens in different compartment and degradation happens in different compartment। और भी कारण है, मैं आगे बताऊंगा क्यों होते हैं। वहां पर
NADP और NADPH और NADP प्लस, इसका जो रेशियो है दैट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट एंड रिडक्टिव एनवायरनमेंट, क्योंकि आगे आप 4 स्टेप में देखे हो, क्योंकि दोनों रिडक्शन इवेंट पे NADPH इज रिक्वायर्ड। तो NADPH जहां पर अवेलेबल होगा वहीं बायोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है, किसका, फैटी एसिड्स का। तो NADPH to NADP plus ratio is important. So NADPH to NADP plus ratio is high in cytoplasm, क्योंकि साइटोप्लाज्म में पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और मेलिक एंजाइम्स के द्वारा NADPH का प्रोडक्शन लगातार हो रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में NADP प्रोडक्शन हो रहा है और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस भी चल रहा है। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, NADH का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पर NAD प्लस कम है, ठीक है। दोनों वजह से क्या हुआ आपका, दोनों में डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, NADH का आपका माइटोकॉन्ड्रिया में NAD प्लस हाई है, क्योंकि वहां पर NADH से इलेक्ट्रॉन बार बार रिड्यूस होकर के ऑक्सीडेटिव, आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, वहां NADH जो है लगातार यूटिलाइज हो रहा है और NAD प्लस फॉर्म हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में NAD प्लस NADH is to NAD plus ratio is low, but in the cytoplasm NADH to NAD plus ratio is high. तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चल रहा है क्योंकि NADP का प्रोडक्शन वहां हो रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड डिग्रेडेशन हो रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बीटा ऑक्सीडेशन में भी बीटा फैटी एसिड का डिग्रेडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम अभी जो भी बात कर रहे हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल है मैमेलियन सेल, ठीक है। और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में NADP तो वहां प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, NADPH जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो वहां NADPH नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। और वहां पर प्योरली जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में NAD प्लस ज्यादा है, NADH कम है। इतना समझ में आया? अच्छा, अभी हम बता रहे थे, सॉरी, कुछ पूछना है स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। कुछ पूछना है? आगे चले? यहाँ ATP यूज हुआ लेकिन वहाँ पे ATP रिलीज तो नहीं हुआ ना। कहाँ पर क्या नहीं हुआ रिलीज? सर यहाँ पे ATP भी यूज हुआ ना जब बाइकार्बोनेट ऐड हुआ तो। हाँ हाँ, इन द लेकिन वहाँ पे तो वहां पर मतलब कहाँ पर? नीचे जो प्रोसेस है जो फिर CO2 निकलेगा कंडेंसेशन। हाँ हाँ, वहां ATP इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। दैट प्रोसेस इज एक्सर्गोनिक, दैट्स व्हाई टू मेक दैट प्रोसेस फेवरेबल एंड स्पॉन्टेनियसली हो वो एंजाइम के द्वारा, ठीक है, देयर इज नो एनर्जी रिक्वायरमेंट ओवर देयर। व्हाई? बिकॉज acetyl group is charged with, is activated with by carboxylation, और इसमें ATP खर्च हो गया। ओके, दिस इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस, यहीं पर ATP खर्च हो गया कार्बोक्सिलेशन में, और डीकार्बोक्सिलेशन इज एन एक्सर्गोनिक प्रोसेस। समझ में आया बात? तो फैटी एसिड का सिंथेसिस में मेलोनिल कोएंजाइम ए के प्रोडक्शन में एक ATP लगा
साथ ही साथ 2 एटीपी और खर्च होते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एसिटाइल कोएंजाइम में टोटली कहां प्रोड्यूस हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फैटी एसिड सिंथेसिस होगा साइटोप्लाज्म में, लेकिन इसका प्रिकर्सर जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो प्रोड्यूस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में लाने के लिए एक शटल है, एंड फॉर दैट शटल 2 ATP is required for each molecule of acetyl coenzyme A to bring that molecule into cytoplasm. तो टोटल हो गया, for the production of malonyl coenzyme A 3 ATPs are required. ओके, साक्षी ने पूछा था, Yes, क्लियर हुआ इतना? Have this part clear to yes. you? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप, जो कि है कंडेंसेशन स्टेप। अब यहां तक समझ गए आप लोग कि फास 1 इज नाउ करेक्टली चार्ज विथ इट्स रिस्पेक्टिव एसाइल ग्रुप्स ऑन देयर thiol groups present in different domains. Okay, फैटी एसिड्स देखो लिखा हुआ, फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स चार्ज विथ एन एसिटाइल एंड ए मेलोनॉइल ग्रुप। चले आगे। इन द सेकेंड स्टेप, इन द फर्स्ट स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप के पहले का प्री स्टेप था। प्री स्टेप्स थे। प्री स्टेप में क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ मोलिनोइल कोएंजाइम ए एंड दूसरा चार्जिंग ऑफ फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स बाय एसिटाइल एंड मेलोनॉइल ग्रुप्स। ये हो गया दूसरा प्री स्टेप। अब आइए फर्स्ट स्टेप, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। फर्स्ट स्टेप इज कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसी कंडेंसेशन स्टेप में अब क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। एक CO2 निकल गया यहाँ मेलोनॉइल ग्रुप से, एंड दिस बिकम्स ए न्यूक्लियोफाइल and it attacks that group. See how it happens. The first reaction in the formation of a fatty acid chain is a condensation, okay, which involves the activated acetyl and malonyl groups from acetoacetyl ACP. See, this is acetoacetyl ACP. Which one? This one. No, to form acetoacetyl ACP. This is acetoacetyl ACP. कंडेंसेशन फर्स्ट स्टेप के अंत में जो प्रोडक्ट बना फर्स्ट स्टेप के अंत में, वो क्या मिला? ACP के साथ एसीटो एसिटाइल। ये एसीटो दो एसिटाइल ग्रुप है, तो इसलिए नाम पड़ गया एसीटो एसिटाइल ACP। ठीक, ये एसीटो एसिटाइल ग्रुप जो है ये ACP के साथ बाइंड किया हुआ है। ठीक है, कैसे बाइंड किया हुआ है बताया ये आपको, 4-फॉस्फोपेंटेथीन आर्म जो है इसके थायोल ग्रुप से। ठीक है, साथ ही साथ जब ये बाइंड किया तो देन ए CO2 इज रिलीज्ड हियर, यहां से, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय KS domain. The activity of KS domain is required for this. नाम है बीटा कीटोएसाइल ACP synthase. Now acetyl group is transferred from cysteine thiol group. इसको आप अगर ब्रेक करके पढ़ेंगे
तो यहाँ पर the acetyl group is transferred. Here you can see acetyl group is transferred from, ट्रांसफर हो रहा है एसिटाइल ग्रुप का केएस डोमेन के थायोल ग्रुप से। ये जा रहा है कहां पर? मेलोनॉइल ग्रुप पर, के एसएच पर, मेलोनॉइल ग्रुप में, ठीक है, एसीपी में जो है। और ये बन जा रहा है मिथाइल टर्मिनल। ये हो गया मिथाइल टर्मिनल, ये मिथाइल है, मिथाइल टर्मिनल 2 कार्बन यूनिट ऑफ न्यू एसीटो एसिटाइल ग्रुप। ये दिस इज द मिथाइल ग्रुप ऑफ द मेलोनॉइल methyl group of the acetyl group which has come from the malonyl group, and this has become methyl terminal से ज्वाइन हो गया आपका एसिटाइल ग्रुप। तो दिस इज मिथाइल टर्मिनल 2 कार्बन यूनिट of the new aceto acetyl group. This is new aceto acetyl group. और कार्बन एटम ऑफ द CO2 जो है in this reaction, ये वही कार्बन एटम है, द सेम कार्बन एटम originally introduced into malonyl coenzyme A from bicarbonate by acetyl coenzyme A carboxylase। जो भी आपको हम यहाँ आपने देखा सेम कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिलीज हो गया ग्रीन वाला, and this enzyme is acetyl coenzyme A carboxylase। ठीक है, तो आप कहिएगा कि this CO2 is only transiently in covalent linkage during fatty acid biosynthesis, as it is removed as each 2 carbon unit is added। जब भी 2 यूनिट कार्बन ऐड हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, तो उसमें एक CO2 रिलीज हो जा रहा है। यहाँ पर जो भी एसाइल ग्रुप हो, अब आगे लेंथ बढ़ते जाएगा तो इसमें बढ़ेगा, 4 फुली सैचुरेटेड होने के बाद एसीपी डोमेन से जो ब्यूटाइल ग्रुप है वो फिर ट्रांसफर हो जाता है केएस डोमेन के थायल ग्रुप पर, और वह जो है फिर एक्ट करता है इन द नेक्स्ट साइकिल एज द एसाइल ग्रुप। पहला जब शुरू हुआ बायोसिंथेसिस तो उस समय एसाइल ग्रुप जो केएस डोमेन में था दैट वो था एसिटाइल फॉर्म में। अब बाद में मेलोनॉइल ग्रुप वाला भी फुल ऐड हो गया, यहाँ पर फुली सैचुरेटेड हो गया, और वो एसीपी आर्म में था, वो फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है केएस आर्म में। फिर तो इन द सेकेंड साइकिल केएस आर्म वाला जो ब्यूटाइल ग्रुप है, एसाइल ग्रुप जो है, दैट फंक्शंस एज वो फंक्शंस उसी तरह बिहेव करता है जैसे पहले स्टेप में एसिटाइल ग्रुप था। तो देखिए ये अब कैसे हो रहा है। तो सेल्स को, चूंकि ये CO2 का भी हम आपको महत्व बताया क्यों ऐड हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ फिर डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, क्योंकि सेल्स जो है बीटा ऑक्सीडेशन में अलग तरह से होता है। ओके, अभी आपको हम बताए ही कि क्लीवेज ऑफ 2 बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन एसाइल ग्रुप्स। सपोज करो इसको समझने के लिए मान लो दिस इज एसाइल ग्रुप ऑफ 4 कार्बन, और इसके बीच में अगर मान लो ये बॉन्ड अगर आपको ब्रेक करना है और इस एसाइल ग्रुप को 2 एसिटाइल ग्रुप में आपको अलग अलग ब्रेक करना है, तो दैट इज हाईली एक्सर्गोनिक। ठीक है, सो सिंपल कंडेंसेशन ऑफ, बार बार ये क्यों आ रहा है, वन सेकेंड। ठीक है, तो इस ब्रेक करने में
आपको, सॉरी, दिस इज हाईली एक्सर्गोनिक, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा अगर किसी एक कार्बन चेन, लॉन्ग चेन को अगर आपने ब्रेक किया तो। जैसा कि आप देखते हैं कंबस्शन प्रोसेस में क्या होता है, लॉन्ग कार्बन चेन है, पेट्रोल डीजल सब लॉन्ग कार्बन चेन है, वो जल रहा है, शॉर्ट कार्बन चेन बदल के लास्ट फाइनली CO2 बन गया, हर कार्बन अलग अलग हो गया लॉन्ग कार्बन चेन से, और इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा एनर्जी की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो अब कंडेंसेशन जो है इसका उल्टा है, वहां पर दो एसाइल ग्रुप जो है मिलने वाले हैं, तो जितना एनर्जी वहां रिलीज हो रहा है उतना ज्यादा एनर्जी यहाँ पर अब लगेगा, तो ये एंडरगोनिक प्रोसेस हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। जब तोड़ने वही चीज को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो जोड़ने में भी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, तोड़ने के बाद ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो जोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा ना सेम चीज को। यस सर। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, हाईली एंडरगोनिक है कंडेंसेशन। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या कर रहा है सेल, बहुत ही क्लेवरली इसका इवोल्यूशन में विकास हो गया। द यूज ऑफ एक्टिवेटेड मेलोनाइल ग्रुप्स rather than acetyl groups is what makes the condensation reaction thermodynamically favorable। ठीक, यानी मेलोनाइल ग्रुप है वो एक्टिवेटेड है, 3 कार्बन है, तीसरा कार्बन एक्टिवेटेड है, दिस वन बाइकार्बोनेट से आया था, और ये एक्टिवेटेड है, एटीपी खर्च करके ये जुटा एसिटाइल कोएंजाइम ए के एसिटाइल ग्रुप में, जिससे वो मेलोनाइल कोएंजाइम ए बना था, देख चुके हैं हम लोग। और ये दिस कार्बन, तो ये कार्बन का अगर नंबरिंग करोगे दिख रहा है ये मेलोनाइल कोएंजाइम ए का ये स्ट्रक्चर यहाँ आपको। यस सर। दिस वन, इसको फोकस करो आप, तो इसमें कार्बन नंबरिंग करोगे अगर, तो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, या 1 2 3 समझ लो, अल्फा बीटा 1 2 and 3। so second carbon, this is second carbon, ये वाला, this second carbon is called as methylene carbon, methylene carbon, methylene carbon of the malonyl group, and this methylene carbon is sandwiched between carboxyl carbon and carbonyl carbon। carboxyl carbon हो गया थर्ड वाला, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस पर C डबल बॉन्ड O और एक O। दिस इज कार्बोक्सिलिक कार्बन, दिस इज मिथाइलिन कार्बन, सेकेंड वाला, थर्ड वाला कार्बोक्सिलिक कार्बन, सेकेंड मिथाइलिन कार्बन, एंड फर्स्ट वन इज, आप बता सकते हैं, बार बार चर्चा कर रहे हैं, कार्बोनिल कार्बन। ओके, समझ में आया? यस। तो अब कंडीशन क्या है, ये मिथाइलिन कार्बन सैंडविच है कि नहीं कार्बोक्सिलिक कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में। आई दिस इज द सेकेंड कार्बन of this 3 carbon acyl group। yes कि no, this second Methylene carbon, carbon. हाँ, methylene carbon is in between this, sandwich between carboxylic and carbonyl carbon, correct। तो यह इस तरह से केमिकली सिचुएटेड है ये मिथाइलिन कार्बन, दैट इट एक्ट्स एज गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, मीन्स it is when it will break, Attract electrophile. yes, जब यहां से ये ब्रेक होगा ये बॉन्ड, तो ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज न्यूक्लियोफाइल। यह इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन ओवर हियर, मिथाइलिन कार्बन ऑक्सीजन का, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लिविंग यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग। सो यह इलेक्ट्रॉन जो है
लेके गया अपने साथ, and this electron nucleophilic attack occurs at this bond. As a result of which condensation happens. That is the first step. So, and in this condensation step, decarboxylation happens. Okay, चूंकि अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया, समेट लिया, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो बॉन्ड विल ब्रेक, और ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक्टिवेटेड था, और ये सब किसके द्वारा हो रहा है? एंजाइम के द्वारा। केएस डोमेन एंजाइम कर रहा है इसको। ठीक, समझ रहे हो बात को? ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है। एक भी चार्ज अपने आप नहीं हुआ था, ये मैट डोमेन के एंजाइमेटिक एक्शन ने चार्ज किया था दोनों थायल ग्रुप को। ओके, आ रहा समझ में? तो सर यहाँ एनर्जी रिलीज हुआ होगा ना? Yes, energy is released in small amount. Overall, this becomes exergonic. Energy is released, and that energy is released as your heat. Body heat में contribute हो गया वो। Correct? वह एनर्जी जो है कंजर्व नहीं किया गया। समझ रहे बात को? जो एटीपी पहले खर्च हुआ था कार्बोक्सिलेशन करने के लिए बाइकार्बोनेट से, वह एटीपी जो है वहां तो खर्च हो गया। अब इसके कंडेंसेशन में सम ऑफ द एनर्जी विल बी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी लगा, फिर बॉन्ड के फॉर्मेशन होने में कुछ एनर्जी लगा। ओवरऑल दोनों प्लस माइनस होके, सॉरी, बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हुआ, बॉन्ड के ब्रेक होने में एनर्जी कंज्यूम हुआ। सो वो ओवर, और ये एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा किया गया। तो पहले क्या था? एनर्जी लगना था बॉन्ड को ब्रेक होने में। ठीक है, तो एंजाइम है, तो एंजाइम का एक्टिवेशन बैरियर जो है घट गया in the presence of this enzyme. So the decarboxylation happens spontaneously. अगर एंजाइम नहीं होता तो डीकार्बोक्सिलेशन स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकता था, क्योंकि एक्टिवेशन बैरियर है, और उस एक्टिवेशन बैरियर को जब अचीव कर लिया जाएगा तब एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तब एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन यहाँ पर एंजाइम की वजह से एक्टिवेशन बैरियर इज लोअर्ड, so this becomes spontaneous decarboxylation, and this bond breaks spontaneously, and it attacks a nucleophilic attack happens on this second is acetyl group का जो फर्स्ट कार्बन है on that. Okay, and in this overall process whatever the energy which is released, क्योंकि वो एनर्जी जो है उस एटीपी ने जितना एनर्जी दिया था उससे कम है। ठीक है, प्लस माइनस होकर उससे कम हो गया। सो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड हियर एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टू योर बॉडी हीट। ओके, आगे चले, इतना समझ में आया? तो सर ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है fatty acid synthesis. Yes, fatty acid synthesis is an energy requiring process. ठीक, क्योंकि फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए जो प्रिकर्सर है उसको बनाने में ही एनर्जी लग गया, उसके बाद एनर्जी नहीं लग रहा है, उस प्रिकर्सर को मेन बनाने में एनर्जी लग रहा है। आगे मैं आपको मैथमेटिकली कहोगे, टाइम मिलेगा तो मैं प्रूफ कर दूंगा इक्वेशन से कि कितना एनर्जी लगा, कितना खत्म हुआ। लास्ट में इस पूरे प्रक्रिया को समझ जाओगे उसके बाद। अभी बता देंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसका प्रिकर्सर